हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय शुक्ला और स्वागत है आपका आप सभी के चैनल टारगेट अचीव बाय विजय शुक्ला। तो जैसा कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कल अपलोड कर दिया था, बॉटनी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसका कल पहला पार्ट हमने अपलोड किया था। जिसने ना देखा हो हमारे प्ले लिस्ट में सर्च करके जाकर बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर में देख सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आंधियों की जिद है, आंधियों की जिद है तूफान लाने की, आंधियों की जिद है तूफान लाने की, तो मेरी भी जिद है उसमें आसियाँ बनाने की, तो मेरी भी जिद है उसमें आसियाँ बसाने की। तो हेलो दोस्तों, आई एम विजय शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टारगेट अचीव बाय विजय शुक्ला। तो यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको मैं बेहतर से बेहतर स्टडी कराकर आपके सेमेस्टर एग्जाम और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हैं, जेईई मेंस, नीट, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको भी हेल्प मिलेगी, 100% हेल्प मिलेगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भिंडी का पीला सीरा मोजेक रोग का वर्णन कीजिए। ठीक, आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम पेपर में, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है वो हिंदी में लिख सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका उत्तर है कि यह एक विषाणु जनित रोग है। भारत में इस रोग का पता सन 1940 में महाराष्ट्र में कोकड़ के डंपल व उनके साथियों ने सन 1955 में झा व मिश्रा ने बिहार में लगाया। ठीक, सन 1955 में झा व मिश्रा ने बिहार में लगाया। आजकल यह रोग व्यापक रूप में मिलता है। आजकल जो यह रोग है वो व्यापक रूप में मिलता है। जो इस रोग के सिम्टम्स हैं, इस रोग के लक्षण क्या हैं, डिजीज, सिम्पटम ऑफ डिजीज, यह भिंडी के पत्ते पर दिखाई देता है। इसके कारण पत्ती में सिरा, उदासन यानी वेन क्लियरिंग के साथ हरिमाहीनता यानी क्लोरोसिस मिलती है। पत्ती का जाल स्पष्ट हो जाता है, पत्तियां पीली व छोटी हो जाती हैं। ठीक, यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे आसानी से पुटअप कर सकेंगे और इस तरह लिख देंगे, आपको आसानी से जो है ना नंबर मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट वो है हेतुकी यानी इटोलॉजी इसकी क्या है। ठीक, इटोलॉजी इसकी है कि यह रोग भिंडी मोजेक वायरस, ठीक, जैसे टोबैको मोजेक वायरस होता है तो भिंडी मोजेक वायरस अथवा हिबिस्कस वायरस, स्मिथ हिबिस्कस वायरस द्वारा होता है। यह रस संचरित रोग नहीं है। यह सफ़ेद मक्खी के द्वारा बेमिसिसिया टेबेसी जो एक मक्खी है उसके द्वारा संचरित होता है। ठीक, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो भिंडी का मोजेक रोग है यह किस मक्खी द्वारा संचरित होता है, तो आप बिना कन्फ्यूजन के इसको लिख देंगे कि बेमिसिया टेबेसी नामक मक्खी है उसके द्वारा संचरित होता है। ठीक, इस पर हम नियंत्रण यानी इसका प्रिवेंशन क्या, इस पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बीमार पौधों को उखाड़कर, ठीक, बीमार पौधे जो होते हैं उनको उखाड़कर जला देना चाहिए, ना कि उखाड़कर उसी जगह पर उसे फेंक देना चाहिए, उसे जला देना चाहिए जिससे दूसरे पौधों को प्रभावित ना कर सके। ठीक, नंबर जो है जो सफ़ेद मक्खियों के लिए 0.3% फालिडोन या डेमिक्रान, 100% ईसी तथा नुआन 100 ईसी तथा 1 ml दवाई 3 लीटर जल के साथ 1:1 मिश्रण का छिड़काव करें। ठीक, ये जो दवाई बताई गई है इसका छिड़काव करें, इससे भी आपको कंट्रोल होगा। ठीक, नंबर तीसरा जो रोग प्रतिरोधी किस माध्यम में है, ठीक, जो एंटीबायोटिक किस में उसको उगाएं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर लिखे। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो बायोलॉजी का जो बॉटनी का जो सेकंड यूनिट है आपका माइक्रोबियल वर्ल्ड, उसमें पहले ही आपको मिलेगा कि ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिससे आपको आप बायोलॉजी जियोलॉजी के हिसाब से भी देखिए, जिसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और बॉटनी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक, तो पहला हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल ये है और ये यूकैरियोटिक सेल। ठीक, यूकैरियोटिक सेल का जो पहला डिफरेंस है कि इसमें सत्य केंद्रक न्यूक्लियस नहीं मिलता है। ठीक, केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
तथा इसमें सत्य केंद्रक मिलता है, प्रोकैरियोटिक में सत्य केंद्रक नहीं मिलता है, यूकैरियोटिक में सत्य केंद्रक मिलता है, ठीक। और इसमें जो होता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, यानी एब्सेंट होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। जो दूसरा हमारा डिफरेंस है, दूसरा अंतर जो हमारा है, इसमें केवल क्रोमोसोम होता है, ठीक। इसमें केवल एक क्रोमोसोम होता है, और जो यूकैरियोटिक है इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक। तीसरा जो हमारा है कि क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम जो होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, और क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो प्रोकैरियोटिक में होते हैं। जाइगोट की प्रकृति मीरोजाइगोट होती है, अर्थात यह पार्टेली डिप्लॉयड होता है, ठीक। और जाइगोट डिप्लॉयड होता है इसमें, जो यूकैरियोटिक में इसमें जाइगोट डिप्लॉयड होता है। इसमें माइटोसिस तथा मियोसिस नहीं होती है, जैसा कि आप जियोलॉजी के थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे कि सेल सिग्नलिंग, सेल साइकिल, सेल सिग्नलिंग आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको माइटोसिस एंड मियोसिस मिलेगा, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक। ओके, उसके बाद चलते हैं कि इसमें माइटोसिस तथा मियोसिस दोनों होती हैं, ठीक। जो इसमें यूकैरियोटिक में माइटोसिस तथा मियोसिस दोनों होती हैं। इसमें आनुवांशिक पुनर्योजन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस जैसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पाए जाते हैं। इसमें सत्य लैंगिक होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, ठीक। इसमें सभी पाए जाते हैं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें सभी मिलता है। इसमें राइबोसोम 70S का होता है, और इसमें राइबोसोम 80S का होता है, ठीक। नौवां जो हमारा है कि इसकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक। और इसकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड्स नहीं होती है, ठीक। इसमें मीसोसोम्स मिलते हैं, और इसमें मीसोसोम्स नहीं मिलते हैं, ठीक। आप यदि 10 अंतर लिख देंगे तो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स जरूर मिल जाएगा, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, ठीक। 11वां नंबर जो हमारा है कि इसके फ्लैजिला में तंतु स्पाइरल रूप में व्यवस्थित होते हैं, और इसमें 9+2 का विन्यास मिलता है। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिहाज से। एस्कोबोलस के जीवन चक्र का रेखांकित चित्र बनाओ। ये आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। बस आप तैयार किए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। आप इस फिगर को अच्छे से देखिए और अच्छे से इसको अपने दिमाग में बैठाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। चलिए चलते हैं, और ये जो हमारा है बॉटनी डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, एस्कोबोलस जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोबोलस, ठीक। तो हम चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीसोसोम पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के लिहाज से और कम्पिटेटिव एग्जाम के भी लिहाज से। कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक। मीसोसोम क्या होता है? मीसोसोम अधिकांश मीसोसोम ग्राम पॉजिटिव, जैसा कि मैंने कल आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में बताया है, जीवाणुओं में मिलते हैं। इनके कई आकार संभव हैं। आमतौर पर ये नलिकावत यानी ट्यूबुलर या वेस्कुलर होते हैं, ठीक। इनकी रासायनिक संरचना जीव द्रव्य कला के समान होती है। इनमें श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम्स मिलते हैं, इसमें जो श्वसन है उनके आवश्यक एंजाइम, इंपॉर्टेंस एंजाइम्स मिलते हैं। इनके कार्य की तुलना यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से की जाती है, ठीक। इनके जो तुलना है, इनके जो वर्ग की तुलना है, कंपेयर है, वो यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे मैंने भी इसके पहले इस क्वेश्चन के पहले बताया है, यूकैरियोटिक सेल्स से की जाती है। कोशिका सेल विभाजन, सेल डिवीजन, एंडोस्पोर बनने के समय क्रॉस भित्ति बनने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं, फिगर है, इसको आप आसानी से पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एगेरिकस की बटन अवस्था पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बॉटनी से, नीट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि एगेरिकस की बटन अवस्था, ठीक। एगेरिकस का फलनकाय वायवीय भाग है। इसको फलनकाय यानी फ्रूटिंग बॉडी या छत्रक मशरूम, जैसा कि आप मशरूम जानते होंगे, बहुत सारे लोग मशरूम खाते हैं, कहते हैं। आरंभ में यह संघनित कवक तंतुओं यानी कॉम्पैक्ट हाइफी की एक छोटी गांठ के समान होती है, जो आमतौर पर राइजोमार्फ में विकसित होती है। तरुण अवस्था में फलन
छोटा गोलाकार नाशपाती के समान होता है। इसको बटन अवस्था यानी बटन स्टेज कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार रटिए, ठीक। और ये इसका जो मशरूम कल्टीवेशन एग्रीकल्चर का जो फिगर है यहाँ पर दे दिया गया है। आप इसको आसानी से बार बार इसको प्रैक्टिस करके बना लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है जो थोड़े बातें और रह गई थी। इस बटन में जैसी संरचना एक उप संकुचन यानी कॉन्स्ट्रक्शन बनता है जो धीरे धीरे बढ़कर ऊपर की तरफ छत्रक के समान यानी अम्ब्रेला शेप्ड। जैसा कि आपने मशरूम देखा होगा तो ऊपर जब आपने देखा होगा तो अम्ब्रेला शेप्ड जो होता है, बहुत सारे लोगों ने, लगभग 100% लोगों ने इसको देखा होगा। स्पोरोफोर में विकसित होता है तथा नीचे की तरफ वृंत का निर्माण करता है, ठीक। यह संरचना परिपक्व अवस्था में 6 से 9 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आप लोग मशरूम देख लेंगे, आपकी सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक। चले चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विषाणु की परिभाषा लिखिए, यानी वायरस जो होते हैं उसकी परिभाषा लिखिए तथा डीएनए और आरएनए विषाणु में विषय में बताइए, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको अब बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। आप इसको अच्छे से पढ़कर जाइए। विषाणु की परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ वायरस, बार्डेन, ठीक। बार्डेन ने 1943 के अनुसार विषाणु ऐसे रोगजनक अभिकल्पी परजीवी हैं जिनका अमाप 200 मिली माइक्रोन से कम होता है, ठीक। डीएनए तथा आरएनए विषाणु, डीएनए एंड आरएनए वायरस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। विषाणुओं को एकैरियोट्स यानी एकैरियोट्स भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक डीऑक्सीवायरा, इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, और एक राइबोवायरा, ठीक। इसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। 2 आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए और आरएनए, आपने 12th में पढ़ ही रखा है, तो ये आपका होगा। चलिए देखते हैं कि राइबोवायरा, ठीक। राइबोवायरा, इनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। अधिकांश जंतुओं विषाणुओं में डीएनए पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी विषाणु हैं, वायरस हैं, जिनमें डीएनए के स्थान पर आरएनए पाया जाता है, ठीक। जैसे पोलियो विषाणु, रेट्रो विषाणु, रियो विषाणु, रेबीज विषाणु जो कुत्ते में पाया जाता है, रेबीज वायरस। अधिकांश पादप विषाणुओं में आरएनए पाया जाता है, ठीक। कुछ पादप विषाणुओं में आरएनए के स्थान पर डीएनए भी पाया जाता है, जैसे गोभी का मोजेक विषाणु, जैसा कि मैंने भी आपको भिंडी का बताया था इसके पहले। गोभी का मोजेक विषाणु, तंबाकू का मोजेक वायरस और भिंडी का मोजेक वायरस, बहुत सारे मोजेक वायरस हैं, आपको पढ़ाऊंगा मैं। फिर इसके बाद में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन जो किसी पॉलीमार्फिक कवक तथा उनमें मिलने वाले बीजाणुओं के नाम प्रकार को होते लिखे, ठीक। तो हमारा जो है पक्सीनिया ग्रैमनियस, ठीक। पैक्सीनिया आपने पढ़ा होगा बॉटनी से, बॉटनी में आपके एल्गी में, फंजाई में आपका एक टॉपिक है पक्सीनिया गैम्बियस, ठीक। यह एक पॉलीमार्फिक कवक है। इसके जीवन चक्र में 5 प्रकार में बीजाणु मिलते हैं। इसका जो लाइफ साइकिल उसका इतने 5 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। एक पिक्निडियो बीजाणु, एक पिक्निडियो स्पोर्स है, ठीक। एक एसियो बीजाणु, ठीक, एसिपोर्स, और एक यूरिडो बीजाणु है, ठीक। हो सकते हैं, आप पढ़ेंगे इसको, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी केवल आपका टारगेट केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जीवाणु तथा विषाणु में, यानी जीवाणु तथा विषाणु में अंतर लिख ले, डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका माइक्रोबियल वर्ड में मिल जाएगा, सेकंड यूनिट जो आपकी बॉटनी की है। चलिए हम बताते हैं कि बैक्टीरिया, ठीक। बैक्टीरिया जीवाणु, इंग्लिश हिंदी में इसको जीवाणु कहते हैं और इंग्लिश में इसको बैक्टीरिया कहते हैं। विषाणु को हिंदी में विषाणु कहते हैं और इंग्लिश में वायरस कहते हैं। हमारा पहला जो है, जीवाणु का अमाप -10 माइक्रोन होता है, ठीक। और जो विषाणु का माप होता है 10 से 30 माइक्रोन होता है, मिली माइक्रोन होता है, ओके। इनमें साधारण सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल सूक्ष्मदर्शी, और इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म, इसे जो सिंपल माइक्रोस्कोप आपका होता है, अपने लैब में देखा होगा, इससे इसको देखा जा सकता है, यानी बैक्टीरिया को। और जो हमारे वायरस होते हैं, वायरस को केवल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, ठीक। हमारा जो तीसरा है कि जीवाणु सजीव होते हैं, ठीक। और विषाणु तथा निर्जीव के सजीव के मध्य की कड़ी है। जो विषाणु है वह निर्जीव तथा सजीव के जो मिडिल की एक लेयर है, ठीक। नंबर 4 हमारा है, यह कोशिकीय एक कोशिकीय होते हैं, यानी सेलुलर और एनीसेलुलर होते हैं। ये अकोशिकीय होते हैं, यानी एसेलुलर होते हैं, ठीक। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इनमें कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र व राइबोसोम मिलते हैं। इनमें केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन मिलता है, ठीक। नंबर 7 जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है, और इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है, डीएनए अथवा आरएनए होता है, ठीक।
दोनों में से चाहे जो हो जाए। जीवाणु फिल्टर छनने से छन जाते हैं और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए होता है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। 9वां जो हमारा है, ये सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी अथवा स्वतंत्र रूप में भी मिलते हैं। ये केवल अविकल्पी परजीवी यानी ऑब्लिक पैरासाइट्स होते हैं। ठीक, ये लाभदायक अथवा हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं और ये केवल हानिकारक होते हैं। ठीक, इनमें अलैंगिक व लैंगिक जनन मिलता है और ये केवल गुणन यानी रिप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक, ये कोशिका के अंदर स्वतंत्र रूप से या प्रयोगशाला में भी जगह प्रजनन कर सकते हैं। ठीक, ये केवल परपोषी कोशिका में ही प्रजनन कर सकते हैं। 13 नंबर जो हमारा है अंतर, जीवाणु। ठीक, जीवाणु बीकर का निर्माण व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल द्वारा पोषी कोशिका की ही अनुपस्थित में संभव नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नीट और जेईई मेंस में पूछा जा सकता है कि पक्सिनिया का जीवन चक्र लिखिए। आपके एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक, पक्सिनिया का जीवन चक्र कितने परपोषित तथा किस प्रकार का होता है? हिरासुका ने इन बीजाणुओं को क्या नाम दिया? ठीक, तो चलिए देखते हैं। पक्सिनिया का जीवन चक्र दो प्रकार के परपोषी में पूरा होता है। ठीक, पहला तो हमारा स्पोर्स, जीवन काल, किस पर बनते हैं, समय और संक्रमण। ठीक, यूरिडेस्पोर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जीवन काल इसका छोटा होता है और ये गेहूं पर बनते हैं और इसका जो समय होता है ग्रीष्म ऋतु होता है और संक्रमण जो होता है गेहूं पर होता है। और टेल्यूटोस्पोर जो होता है इसका जीवन काल अधिक होता है और ये गेहूं पर पाए जाते हैं और ये शरद ऋतु में मिलते हैं। ठीक, नहीं बेसिडियम बनाते हैं, ये बेसिडियम बनाते हैं। संक्रमण इनका जो होता है, बेसिडियोस्पोर जो होता है ये छोटा होता है और बेसिडियम मृदा में पाया जाता है। वसंत ऋतु में इसका अभाव ज़्यादा होता है। बर्बेरिस नामक संक्रमण उत्पन्न करता है। पिक्नियोस्पोर, ठीक, पिक्नियोस्पोर एक छोटा होता है, बर्बेरिस पत्ती, और ये बसंत ऋतु में होता है और ये इसमें कोई संक्रमण नहीं होता है। एसियोस्पोर या छोटा होता है, इसका जीवन काल किस पर बनते हैं? ये बर्बेरिस की पत्ती पर बनते हैं और इसका समय होता है वसंत ऋतु और इसका जो होता है संक्रमण गेहूं। ठीक, ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हेतुकास द्वारा दिया गया विभिन्न बीजाणुओं का नामकरण। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, स्टेज स्पर्मेसिया, ठीक, यानी पक्नियोस्पोर, स्टेज एसियोस्पोर यानी प्लाज्मोगेमेस्पोर, ठीक, स्टेज यूरिडेस्पोर यानी यूरिडेनोस्पोर और समरस्पोर, रेड रस्ट स्पोर और यूरिडोस्पोर। ठीक, स्टेज 3 जो हमारा है टेलियोस्पोर और टेलियोस्पोर, बिटर स्पोर, ब्लैक रस्ट स्पोर और बेसिडियोस्पोर। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, वर्ग ड्यूटोमाइसिटीज के विशिष्ट लक्षण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक, के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। यानी लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनुपस्थित होता है। कवक जाल यानी माइसीलियम कोसा के अंदर अथवा कोसा अवकाश यानी इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है में मिलता है। ये अंतापादप यानी इंडोफाइटिक अथवा आधिपादप यानी एक्टोफाइटिक होते हैं। ठीक, तो इतना हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बने रहिए आप हमारे साथ और मैं आपको 6 से 7 लेक्चर में आपके बॉटनी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूंगा। तब तक के लिए यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।